लास्ट क्लास में मैं कह रहा था एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ये पार्टिकल कर रहा है, धनाधन 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 किए जा रहा है ना। वेयर टू कनेक्ट विद यू फॉर गाइडेंस, बेटा मेरे ऐप पर अपना फ़ोन नंबर दे दो, भेज दो, मैसेज कर दो, आपको कॉल बैक आ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन, अभी इसके क्वेश्चन करेंगे बच्चा, बिल्कुल करेंगे। तो ये घूम रहा है, धनाधन 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 घूमे जा रहा है, ठीक। अब ये घूमे जा रहा है तो आपसे पूछा है कि ज़रा एक्सीलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए मुझे पता है एक्सीलरेशन की डेफिनेशन, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बच्चों। तो मैंने लिखा v इक्वल्स टू v का मैग्नीट्यूड इंटू वी कैप, ठीक। फिर मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव लेने में क्या आया, इसका डेरिवेटिव लेने में आया इसका डेरिवेटिव dv बाई डी टी इंटू वी कैप प्लस v इंटू डी वी कैप बाई डी टी, ये आ गया, ठीक। अब यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू आती है, ये चीज़ जो है वो है 80 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और v कैप क्या है बच्चों, v कैप जो है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। 80 का मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलते हैं, लेकिन वो है क्या चीज़, dv बाई डी टी है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना ज़रा, इसको मैं लिखने जा रहा था तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने का तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और यूनिट वेक्टर को डेरिवेटिव वाली बात को ही दोबारा से समझाने भी जा रहा हूँ, इसी बहाने आप वो भी समझ जाएंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो है क्या ये, मान लीजिए ये पार्टिकल अभी यहाँ पर है, ठीक। फिर थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, इस जगह पहुँच गया, ये एंगल है डी थीटा, ठीक, ये एंगल है डी थीटा, ये वेक्टर आर कैप इनिशियल है, ये वेक्टर आर कैप फाइनल है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी के लिए ये है वी कैप इनिशियल, ध्यान से सुनना। और जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा बच्चों तो ये हो गया वी कैप फाइनल, वी कैप फाइनल, ठीक है। मतलब गुरुजी ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है इस तरीके से यूँ चल रहा है, ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे पार्टिकल चल रहा है। अगर ऐसे चल रहा है तो इस पार्टिकल, ये रेडियस वेक्टर है, ये सेंटर है, पार्टिकल की ये वेलोसिटी है, ठीक। तो मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन ये ऐसे बनाया है, अभी इनिशियल और फिर फाइनल। तो बच्चों ये देखो ज़रा ध्यान से, क्या मैं कह सकता हूँ कि वी कैप के बीच का एंगल भी इनिशियल और फाइनल वी कैप के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा? बिल्कुल कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? भाई एक बात बताइए, आपको पता है कि अगर मान लीजिए एक थ्योरम आपको पढ़ाई गई है 9th में, और वो थ्योरम है कि अगर दो लाइन हैं तो उनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी वही होगा जो उन दो लाइन के बीच का होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये है रेडियस वेक्टर, ये है वेलोसिटी वेक्टर। अगर रेडियस वेक्टर थीटा घूमा, तो वेलोसिटी वेक्टर भी थीटा घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ठीक। आगे बात समझ में बच्चों, ठीक। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, वी कैप लिख रहा हूँ भाई, हाँ, क्योंकि मुझे डी वी कैप बाई डी टी चाहिए। हाँ बेटा, बैकग्राउंड नॉइज़ इसलिए आ रही होगी क्योंकि मैं ना आज यहीं से ले रहा हूँ, अनअकैडमी के सेंटर से ही क्लास ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी। अभी भी आ रही है क्या बैकग्राउंड नॉइज़? ध्यान दीजिएगा। तो ये है वी कैप इनिशियल और ये है वी कैप फाइनल, ये है वी कैप फाइनल, ठीक है। और अभी भी हमने क्या प्रूफ किया है कि इसके एंगल, इसके बीच का भी एंगल डी थीटा होगा, यहाँ तक मैं समझा चुका था, ठीक है। अब मुझे निकालना है डी वी कैप,
अब वो कैसे निकालें, मैं याद दिलाता हूँ कि ये है वी कैप का इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल, ये इनिशियल है और ये है फाइनल, ठीक। तो हाँ, तो पहले ये पार्टिकल यहाँ पर था, पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है ना। तो क्या हम लिखते हैं, देखना जरा ध्यान से, फाइनल वेक्टर वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर इक्वल्स टू डिफरेंस, इसी को डिफरेंस बोलते हैं। अच्छा, इसको डी वी कैप लिख रहा हूँ। तो बच्चों वी फाइनल वेक्टर बराबर वी इनिशियल वेक्टर प्लस डी वी कैप बोला जा सकता है, या इसको उल्टो लिख लो, वी इतना ही लिख लो, काफ़ी है। तो ये है बच्चों वी इनिशियल वाला कैप, इसमें प्लस कर दें क्या, डी वी कैप, तो क्या मिल जाएगा, वी फाइनल मिल जाएगा। ये देखिए साहब, ये यानी कि ये है डी वी कैप का डायरेक्शन। तो डी वी कैप का डायरेक्शन आ चुका है भाई। अब जरा देखो तो सही, डी वी कैप का ये डायरेक्शन क्या है, पहले तो ये बताओ। तो मैंने कहा ये बताइए ये लेंथ कितनी है बच्चों, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, वी कैप वी कैप वी कैप, ये लेंथ कितनी है, फिर से बोल रहा हूँ, वी कैप यूनिट वेक्टर की लेंथ मतलब 1 मैग्नीट्यूड, ये भी 1 मैग्नीट्यूड है कि नहीं है। अच्छा, और अगर ये 1 मैग्नीट्यूड है और ये 1 मैग्नीट्यूड है, ध्यान से सुनना, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है, दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। अच्छा, तो ये एंगल अगर मैं अल्फा ले लूँ बच्चों, ये एंगल अल्फा ले लूँ, ये एंगल अल्फा ले लूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ दोनों एंगल 2 अल्फा प्लस डी थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए कि नहीं। अच्छा, अल्फा की वैल्यू बोलिए 90 माइनस डी थीटा बाई 2, चेक करिए जरा। तो ऋषु बाबू आपका क्या अचीवमेंट है आपने बताया नहीं, अगर आपके बहुत अच्छे अचीवमेंट हैं तो हम आपको एक बेहतरीन स्कॉलरशिप दे करके कोटा ला सकते हैं, लेकिन आपको अचीवमेंट आपको बताने पड़ेंगे। तो बच्चों क्या ये बात समझ में आ गई अल्फा की वैल्यू। अच्छा, 90 माइनस डी थीटा बाई 2 का मतलब क्या हुआ, ये एंगल 90 माइनस डी थीटा बाई 2 है, इसका मतलब जब डी थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होगा तो ये एंगल टेंडिंग टुवर्ड्स 90 होगा कि नहीं होगा, टुवर्ड्स 90 होगा। इसका मतलब आर कैप के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये है वेलोसिटी, इसके परपेंडिकुलर होगा, बाहर की ओर या अंदर की ओर, चेक करो, अंदर की ओर। दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूं कि डी वी कैप का डायरेक्शन माइनस आर कैप की ओर होगा। समझ में आ गई बात। ओह क्या बात है, डी वी कैप इज बेसिकली माइनस आर कैप। सोचो जरा ध्यान से, कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो। जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन में, भाई यस और नो में कुछ तो आंसर दो। डीवी कैप विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ आर कैप। मैं रिपीट करता हूं, देखो बच्चों, ये वी कैप, तो ये वी कैप पैरेलल वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं ना। अच्छा, ये वी फाइनल कैप पैरेलल वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं ना। ये एंगल टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, ध्यान रख लेना, दिख नहीं रहा लेकिन है 0। अब डी वी कैप का डायरेक्शन देखिए, ये एंगल 90 है, तो ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे अंदर की ओर आया। अरे तो अंदर की ओर क्या है, ये आर कैप नहीं है, है कि नहीं। हाँ, तो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर अंदर की ओर। अब समझ में आ गया माइनस आर कैप क्यों लिखा है। बढ़िया बच्चों, तो अब मैं इसको लिख देता हूं डी वी कैप बाई डी टी को, बोलो डी वी कैप बाई डी टी में मैग्नीट्यूड तो बताओ क्या था डी वी कैप का, डी वी कैप का मैग्नीट्यूड बताओ। अच्छा चलो चलो चलो, मैग्नीट्यूड मैं बताता हूँ। ये आर्क बोल सकते हैं, इसको आर्क बोल सकते हैं। अच्छा, आर्क अपॉन रेडियस कितनी है 1, आर्क अपॉन रेडियस 1 बराबर डी थीटा। तो डी वी कैप का मॉड बोलो किसके बराबर, डी थीटा के बराबर है। डी थीटा कौन सा एंगल है, जो वेलोसिटी वेक्टर घूम रहा है वही तो एंगल है। अच्छा, तो फिर मैं लिखता हूँ डी वी कैप बाई डी वी वैक्टर बाई डी टी, ऊपर वाली इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ।
सर IOQM क्वालिफाइड को स्टार बैच मिलेगा क्या? बेटा मैं इंटरेक्शन करा सकता हूँ तुम्हारा HOD से, अपने आप से, प्लस जितने HOD से उनसे तुम्हारा इंटरेक्शन करा देता हूँ, फिर हम लोग जज करेंगे कि आप मतलब आप स्टार लायक हैं कि नहीं है। हाउ DV कैप इज, अरे कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर बच्चों, कैप का मतलब तो यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर अगर कैप का मतलब होता है तो डायरेक्शन, DV कैप का डायरेक्शन R कैप के अपोजिट आ रहा है ना यार। ठीक है, चलो ऊपर वाली इक्वेशन वापस से लिख रहा हूँ, ये वाली dV/dt V कैप, ठीक, प्लस V dV/dt बोलो, इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका डायरेक्शन पता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? dθ/dt, और डायरेक्शन क्या है? माइनस आर कैप। चेक कर लीजिए। तो मैंने लिखा एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज dV/dt, डायरेक्शन इज v कैप, माइनस या प्लस लिख देते हैं v dθ/dt, एंड नाउ व्हाट इज dθ/dt इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन? ओमेगा माइनस आर कैप। ठीक, अब मैं इसको बना रहा हूँ, ड्रॉ करके सिखा रहा हूँ तुम लोगों को। सर्कुलर मोशन में बच्चों एक पार्टिकल अगर घूम रहा है, इसको इधर ले आते हैं, अब मेरे फोटो के पीछे नहीं तो आ जाएगा ये, हाँ इधर ले आता हूँ। मान लीजिए ये पार्टिकल जो है बच्चों घूम रहा है, दनादन घूमे जा रहा है, टक 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 टक, ये घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। ठीक, तो इसके एक्सीलरेशन 2 होंगे। बताइए वेलोसिटी के डायरेक्शन में कौन सा एक्सीलरेशन होगा? जल्दी बोलिए, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ए dV/dt। dV/dt बोलो किस डायरेक्शन में? टेंजेंट के डायरेक्शन में है कि नहीं है? इसलिए इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। दूसरा वाला बोलो किस डायरेक्शन में? माइनस आर कैप, मतलब अंदर की ओर है बच्चों, अंदर की ओर। कितनी वैल्यू है? v ओमेगा, इसीलिए इसका एक नाम होता है रेडियल एक्सीलरेशन। एक और होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है पता है? इसका मीनिंग क्या होता है? सेंटर को ढूंढने वाला, सेंटर को ढूंढने वाला, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। हाँ, टुवर्ड्स सेंटर, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। और मेरे ऐप पर जाकर के तुम लोग जो है ना, जिसको भी स्टार बैच में जाने का शौक़ है, वो मेरे ऐप में जा कर के बिंदास अपना नंबर भेज सकता है। तो सर्कल में चलते हुए जो पार्टिकल होते हैं, वापस से ध्यान से सुनिए, सर्कल पर चलते हुए जो पार्टिकल हैं उसके 2 एक्सीलरेशन होते हैं, एक वेलोसिटी के अलोंग होता है, एक टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो एक एक करके दोनों के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं बच्चों, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, it is the component of acceleration, total acceleration, बताइए, in the direction of velocity, in the direction of velocity। ठीक, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, बताइए। अब ये भी देखो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या काम कर रहा है, चेक करो। इसको हमने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोला, ये किसको चेंज कर रहा है? तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ चेंज, of magnitude of velocity, that is speed, और स्पीड। तो स्पीड को, अगर स्पीड चेंज हो रही है ना, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात सुनना, अगर dV/dt पॉजिटिव आया, इफ dV/dt पॉजिटिव, तो dV/dt को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कह रहे हैं, यानी कि AT पॉजिटिव। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पॉजिटिव का क्या मीनिंग है बताइए?
स्पीड इज इंक्रीजिंग, है ना। और डायरेक्शन वाइज अगर देखें तो AT का डायरेक्शन और V कैप का डायरेक्शन सेम होंगे। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अगर वेलोसिटी के अलोंग है तो स्पीड बढ़ रही होगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये निगेटिव आएगा, AT भी निगेटिव आ जाएगा, और AT निगेटिव आया तो स्पीड तो डिक्रीजिंग है ही, ये बात तो सही है ही। स्पीड इज डिक्रीजिंग और स्पीड इज डिक्रीजिंग, और AT और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे कहा, देखो अगर dv/dt निगेटिव है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या था, वेलोसिटी के अलोंग वाला कंपोनेंट, लेकिन ये निगेटिव आ रहा है यानी कि अपोजिट आएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ध्यान से सुनना, नेट एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के अलोंग होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नीट्यूड के रेट ऑफ चेंज के लिए। क्लियर? अगर ये पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगी, अगर ये निगेटिव है तो स्पीड कम होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं स्पीड के रेट ऑफ चेंज के लिए। ठीक है, अगला है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एक मिनट रुकिएगा जरा, कुछ रह तो नहीं गया, ये देख लेता हूँ। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताता हूँ फिर से, अभी अभी दिखाया था, शो किया था। किस साइड है? हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है ना। इट इज द कंपोनेंट, इट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन टुवर्ड्स the center of circle, या in radial inward direction, in radial inward direction। ठीक, it is the component of acceleration toward the center of circle या फिर in radial inward direction। क्लियर बच्चों? ठीक, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है AC की, क्या थी, V इंटू ओमेगा मैग्नीट्यूड। अच्छा, क्या हमने सर्कुलर मोशन में ये पढ़ा था V बराबर ओमेगा क्रॉस R, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो V इक्वस टू R ओमेगा। अगर डायरेक्शन को ध्यान नहीं देते क्योंकि ओमेगा और R तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं, तो V इक्वस टू R ओमेगा। और इसी तरीके से AT इक्वस टू R अल्फा भी प्रूफ कर सकते हैं, करने वाले हैं, अभी देखिएगा पहले। तो R ओमेगा रख दिया इंटू ओमेगा, कितना बचा, R ओमेगा स्क्वायर। इसको हम R ओमेगा स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक काम करिए, चलिए ओमेगा की वैल्यू V के टर्म्स में डालिए। ओमेगा की वैल्यू V के टर्म्स में अगर डालते हैं तो क्या आएगी, V/R। ठीक, तो एक और एक्सप्रेशन आ गया, V²/R। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के ढेर सारे हमने एक्सप्रेशन आपको बता दिए हैं, V इंटू ओमेगा, R ओमेगा स्क्वायर, V²/R, इस तरीके के हमने बहुत सारे एक्सीलरेशन आपको बता दिए हैं। ठीक, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। अगर आपको समझ, अगर ये सेटिस्फाई करेगा सर सर्कल को नहीं छोड़ेगा पार्टिकल, सर मतलब क्या सेटिस्फाई करेगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ये हम सर्कल पे घूमने की कंडीशन नहीं बता रहे हैं आपको, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसके ये दो एक्सीलरेशन होंगे, ये आपको बताया जा रहा है, बस इतनी सी बात। ठीक, क्लियर है? अच्छा चलो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा मज़ेदार है और बड़ा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन d mod v by dt एंड dv/dt का मॉड। चलिए थोड़ा सोचिए और बताइए, डिफरेंस बिटवीन d mod v/dt एंड dv/dt। अब आपको ये आंसर आना चाहिए यार, जितना पढ़ाया है उससे ये आंसर आना चाहिए।
डी मॉड वी बाई डी टी जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और d बाई डेफिनेशन d ऑफ v वेक्टर बाई डी टी, d ऑफ v वेक्टर बाई डी टी इज एक्सीलरेशन, और उस पर मॉड लगा दिया है, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सीलरेशन, टोटल एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सीलरेशन। गुड, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगली चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, एक चीज़ थोड़ी सी मिस रह गई है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू को, है ना। AT क्या होता है, d ऑफ मॉड v बाई डी टी, ये तो समझ में आ गया था बच्चों, आ गया था कि नहीं? अच्छा, जरा मॉड v की वैल्यू बोलो किसके बराबर है, r ओमेगा के बराबर होती है, r बाहर ले लो, d ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, पढ़ा चुका हूँ, याद करिए पहली क्लास, AT बराबर r अल्फ़ा, AT बराबर r अल्फ़ा। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि AT बराबर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अल्फ़ा क्रॉस r आ जाएगा, आप वो निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो रखा है इस चीज़ को फिर मैं ओमेगा क्रॉस r रखूँगा, है ना, तो ओमेगा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है बच्चों? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो फाइनली दोनों एक्सीलरेशन को कंक्लूड कर देता हूँ। तो अगर कोई पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो उस सर्कुलर मोशन में इस पार्टिकल के दो एक्सीलरेशन होंगे, एक होगा AT, ध्यान से सुनिएगा, d मॉड v बाई डी टी, एक होगा AC, जिसकी वैल्यू मैं बता चुका हूँ। इन दोनों का रिजल्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, रिजल्टेंट, हाँ, ये होगा नेट एक्सीलरेशन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या हमेशा रेडियल होता है, आंसर है नो। क्या हमेशा टेंजेंशियल होता है, आंसर है नो। आंसर है कि रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन के बीच में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई? अब आपके सिलेबस में एक टर्म यूज होगा, एंड दैट टर्म इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये टर्म यूज होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन पता है क्या होती है बच्चों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी, पता है क्या? AT बराबर 0, अ सर्कुलर मोशन इन विच AT बराबर 0। हेड शॉट सरपंच, नहीं बेटा, आपको पहले काइनेमैटिक्स पढ़नी पड़ेगी, तब आप सर्कुलर मोशन पढ़िएगा, पहले पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आने वाला। तो AT बराबर 0 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन। तो बताइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? नेट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? नेट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल केवल और केवल v² रहेगा, और पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट स्पीड। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चन को आप लोग, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत नहीं, बेसिक क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन की बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड। मान लीजिए अ पार्टिकल is performing uniform circular motion on a circle of radius r with constant speed v। ठीक भाई, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल,
in the time in which particle travels 1/4 of the circle. सर्कल का 1/4 पार्ट ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है, उस टाइम में पार्टिकल का एवरेज एक्सीलरेशन क्या है? चलिए देखते कितने लोग कर पाते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। गलती होती ध्यान रखिएगा भाई, है ना, जल्दीबाजी मत करिएगा। गलती होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बताइए, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो कौन सा एक्सीलरेशन होगा केवल पार्टिकल के पास? अभी अभी आपने बताया है मुझको, क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अच्छा, लोग सोचते हैं कि सर ये तो कांस्टेंट है तो एवरेज वैल्यू इसी के बराबर होगी। जरा चेक करो, क्या वाकई में डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है? क्या ये डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है? नहीं है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? क्योंकि इसका डायरेक्शन लगातार खट 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 चेंज हो रहा है, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ही वैल्यू एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर नहीं होगी। ये है पहली बात, जिसके कारण से मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। ठीक भाई, जितेंद्र शर्मा ने भी आंसर निकाला है, आशुतोष ने भी निकाला है। ओके, सॉरी, आंसर इस आशुतोष ने क्वेश्चन मार्क लगाया है। भाई ऐसा क्यों चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है? आशुतोष को समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, अच्छा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पार्टिकल ने, मान लीजिए 1/4 सर्कल की बात चल रही है, तो पार्टिकल ने यहाँ स्टार्ट किया, ये इसकी वेलोसिटी है v, ठीक, r रेडियस के सर्कल पर चल रहा है। रंजन बाबू ने पूछा मेरा आंसर सही है क्या? अरे अभी पता चल जाएगा यार, सही है कि गलत है, थोड़ा सा धैर्य रखिए जरा। हैं, तो हमने एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू पढ़ी है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा ये बताइए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है कि स्केलर क्वांटिटी? तो जाहिर सी बात है सर, आपने ऊपर सिंबल बनाया है तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का डिफरेंस लेंगे, जाहिर सी बात है वेक्टर का डिफरेंस लेंगे। वेक्टर का डिफरेंस कैसे लेते हैं? सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जैसे अलजेब्रा में करते हैं? ऐसा तो नहीं करते भाई। तो वी फाइनल को चेक करिए, ये है वी फाइनल बच्चों, जो आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है, ये है वी फाइनल, ठीक, और ये है वी इनिशियल। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, जो वी इनिशियल है उसको उल्टा करके जोड़िए, याद आया सब्ट्रैक्ट करने में उल्टा करके जोड़ते थे, तो उल्टा करके जोड़ दीजिए, ये भी वी, ये भी वी। चलिए बताइए रिजल्टेंट कितना आया? क्या मैं कह सकता हूँ ये √2v के बराबर होगा? ठीक, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल मैग्नीट्यूड में क्या √2v के बराबर होगा? कि बिल्कुल होगा। तो मॉड a बराबर √2v, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक, डिवाइडेड बाई, अब टाइम कैसे निकालें यार, टाइम कैसे निकाला जाए? तो देखो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। अच्छा चलो बच्चों ये बताओ फिर ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा यार डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड होती है, तो टाइम बराबर हम सीधा सीधा कह सकते हैं गुरुजी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों भाई, सही है? डिस्टेंस कितनी? πr/2, और स्पीड कितनी? v, कि ये टाइम लगेगा πr अपॉन 2v, तो डिवाइड कर दे कि डिवाइड कर दीजिए, तो πr अपॉन 2v, तो बच्चों एक्सेलरेशन आता है 2√2v² अपॉन πr, जो कि बहुत सारे बच्चों का सही था। ये बहुत खुशी की बात है कि इतने सारे बच्चों का ये आंसर सही था, वाकई में बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो कि बेस्ड था
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, लेकिन अधिकतर लोग इसमें गलती कर जाते हैं, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं काइनेमेटिक्स मोशन विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। ठीक, तो सर्कुलर मोशन with constant tangential acceleration, constant tangential acceleration। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए देखते हैं। तो एक्सीलरेशन अगर टेंजेंशियल कांस्टेंट है, मान लीजिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू है बीटा, मान लीजिए, तो टी टाइम बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। मैंने कहा यार ये कैसे लगाएं, देखो ज़रा ध्यान से सुनना। अगर कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है तो ये dv/dt बराबर बीटा होगा। अब ये बताइए v यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी मतलब स्पीड है। अच्छा ये कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आनी, तो dv बराबर बीटा इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि कैसे पॉसिबल है। अरे भैया ये v इनिशियल, अगर v इनिशियल v आई ले लेते हैं और ये वी एफ ले लेते हैं और टाइम t ले लेते हैं, तो वी एफ माइनस वी इनिशियल बराबर क्या आता है, बीटा t आता है कि नहीं आता। तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी किसी भी टाइम पर निकाल सकते हैं। समझ में आया भाई, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकाली जा सकती है ना, समझ में आ रही बात। अच्छा अगर वेलोसिटी निकाली जा सकती है बच्चों तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस भी निकाली जा सकती है। अगर स्पीड निकाल सकते हैं तो डिस्टेंस भी निकाली जा सकती है कि नहीं। चलिए फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये नोट कर लिया होगा, तो अगला क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन है ये कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस r, ठीक। if tangential acceleration of the particle is constant and equal to a naught, then find net acceleration of particle after time t from start। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट खटाखट, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। SK बाबू ने निकाल लिया आंसर, अंशिक ने कुछ बताया है, रंजन कुमार ने बताया है। अच्छा जी चलिए देखते हैं कितने लोग और बताते हैं। चलो देखो ज़रा टी टाइम बाद क्या होगा। सबसे पहले स्पीड देखते हैं कितनी हो जाएगी। तो dv/dt बराबर a नॉट, dv बराबर a नॉट dt, कांस्टेंट है, 0 से स्टार्ट किया v, 0 से t, तो v बराबर a नॉट t, ये आ गई स्पीड। ठीक, ये क्या आ गई बच्चों, स्पीड आ गई, a नॉट t आ गई कि नहीं आ गई।
अच्छा, अगर ये स्पीड आ गई तो बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही है आप लोगों से, सर्कल में चलते हुए पार्टिकल के दो एक्सीलरेशन होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल नालायकों और एक होता है सेंट्रीपिटल्स। खा गए सब लोग। तो स्पीड आ गई है तो नेट एक्सीलरेशन क्या होगा? नेट एक्सीलरेशन होगा √/a0² प्लस v² बाई r का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो a0² प्लस v की वैल्यू क्या है? a0t। तो a0² t² अपॉन r का होल स्क्वायर, ये है नेट एक्सीलरेशन की वैल्यू, जो लोगों को समझ में नहीं आई। देख लीजिए, थोड़ा शर्मा लीजिए। अच्छा, अगर एक और खुशी की बात बता देता हूँ, ठीक है। इफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, इफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, इफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, तो आप लोग के लिए खुशी की बात बता देता हूँ। यू कैन यूज v इक्वल्स टू u प्लस at इंटू टी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at इंटू t², ठीक है। और v² बराबर u² प्लस 2at इंटू s, ये सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त पता है क्या है? सर्कल के एक सेंस को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और अपोजिट सेंस को नेगेटिव लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद v और u के साइन डिसाइड करेंगे। तो साइन ऑफ v एंड u आर डिसाइडेड बाय सेंस। ऐसा क्यों कर सकते हैं? चलिए, इसका भी प्रूफ मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ऐसा क्यों कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसलिए, वैसे इसका प्रूफ ऐसा कुछ खास है नहीं। अगर हिंट दे ही देता हूँ, आप अपन ये पढ़ चुके हैं ओमेगा बराबर ω0 प्लस अल्फा टी, पढ़ चुके हैं ना। आर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहली क्वेश्चन आ जाएगी। अब मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ठीक बच्चों, क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक, चलिए अब आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है। थोड़ी वेक्टर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सर्कुलर मोशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए फटाफट। तो ये एक पार्टिकल बच्चों, ये एक पार्टिकल टेंटलन यहाँ से चलता है, कांस्टेंट स्पीड v से शुरू करता है, t बराबर 0 पर यहाँ पर है, ये रेडियस r है, ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम करिए, ये मान लीजिए x एक्सिस, ये मान लीजिए y एक्सिस, ये ले लीजिए x एक्सिस हॉरिजॉन्टल और ये ले लीजिए y एक्सिस, ठीक। क्वेश्चन है मेरा ये आपसे कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी बोला है, वेलोसिटी बोला है, वेलोसिटी ध्यान रखना, स्पीड नहीं बोल रहा हूं। स्पीड तो गिवन है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है v से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम, इफ पार्टिकल इज मूविंग with constant speed, चलिए बताइए, जल्दी बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। कांस्टेंट स्पीड से अगर पार्टिकल चल रहा है तो मुझे बताइए t टाइम बाद पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, ये जानना चाहता हूं, बताइए। तो भैया ये क्वेश्चन में हवा लग रही है कुछ, क्या करें कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब देखने में जितना सिंपल लग रहा है ना, ये उतना ही खूंखार क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। मतलब नकुल ने तो निकाल लिया आंसर, आरव ने भी सही आंसर निकाला है, बाकी लोग भाई देखो कैसे निकालोगे। क्वेश्चन खतरनाक है भाई।
तो देखा जाए आंसर, चलिए देखते हैं जरा। सर्कुलर मोशन इज सो नाइस। अच्छा, आरव बाबू को बड़ा मजा आ रहा है। आरव तू कौन सी क्लास में बे? देखो अच्छा ध्यान से भैया, ऐसा है पार्टिकल घूम रहा है तो हमें तो पता नहीं चलेगा कहाँ जाएगा टी टाइम बाद। अरे क्यों नहीं पता चलेगा यार? टी टाइम में ये कितनी आर्क लेंथ ट्रेवल कर लेगा अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है? वीटी आर्क लेंथ नहीं ट्रेवल करेगा, तो पता तो चल जाएगा यार, है ना। और अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर ये वेलोसिटी आ गई, इस जगह आ गई। कोई टेस्ट होता सर फॉर स्टार? हाँ बेटा, अलग से होता है, इंडिविजुअल लेवल पे होता है। अगर आप स्टार के लिए इंटरेस्टेड हो तो इंडिविजुअल लेवल पर एचओडी से मीटिंग होती है, आपका इंटरेक्शन होता है और उसके बाद डिसाइड होता है। ध्यान से सुनना बच्चों। हालांकि ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रेडियस वेक्टर जितना घूमेगा उतना ही वेलोसिटी वेक्टर घूमेगा। रेडियस वेक्टर जितना, बेटा मेरे ऐप पर जाइए आशीष गुप्ता जी, और आप अपना नंबर, फ़ोन नंबर मेरे ऐप पर दे दीजिए, आपको कॉल बैक हो जाएगी, ठीक। अनअकैडमी से कॉल आ जाएगा। तो बच्चों ये अगर ये रेडियस वेक्टर थीटा एंगल घूमता है तो वेलोसिटी भी थीटा घूमता है। ये मैंने कहा था, नहीं भी कहा था तो अभी भी प्रूफ कर सकता हूँ। ये थीटा तो ये थीटा, ये 90 बरस थीटा तो ये थीटा हुआ कि नहीं हुआ? लीजिए साहब, ऐसे ही प्रूफ कर दिया। तो ये आ गया थीटा। v के दो कंपोनेंट, v साइन थीटा और ये v कॉस थीटा हो गए, ठीक। अब कंपोनेंट फॉर्म में वेलोसिटी लिख देते हैं, बस खत्म हो गया। माइनस v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा। देखो जरा, थीटा बराबर क्या है? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ बोलिए, वीटी है अपॉन आर, ठीक। ये वी वेक्टर लिख दीजिए, वी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस वी मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना, वेक्टर नहीं है, उधर वाला वी वेक्टर है, वी टी बाई आर आई कैप, ठीक, प्लस फिर वी की वैल्यू वी कॉस वी टी बाई आर जे कैप। ये लीजिए साहब, हो गया। हाँ बेटा जा सकता है, अगर वो स्टार बैच के लायक है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत बेहतरीन बच्चा है, टॉप 10 का सोचता है, तो स्टार बैच में ला सकता है। हाँ भाई, कुछ समझ में आया? पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में डालने का कि सर ये समझ में नहीं आया। जल्दी से फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक। अबे नेक्स्ट को आ गया समझ में, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लो। फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसी का बी पार्ट। फाइंड एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो, ये हिंट है, करिए फटाफट करिए। चलो जी, वेलोसिटी की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। ये आई है माइनस वी साइन वी टी बाई आर आई कैप प्लस वी कॉस वी टी बाई आर जे कैप। आ गया बच्चों? अब हमें पता है इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, चलिए कर लेते हैं। तो माइनस वी डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, और चेन रूल जो डिफ्रेंशिएशन में सिखाया था, जो उम्मीद करता हूँ आपको याद नहीं होगा, वही लगाने जा रहा हूँ। v बाई आर कॉस वी टी बाई आर आई कैप प्लस, अब यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, माइनस वी बाई आर साइन वी टी बाई आर जे कैप, ठीक। तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू आती है। तो फिर अगर याद है तो फिर ये डिफरेंशिएशन कर लेना चाहिए था बे, याद है, बड़े आए। चलो वी स्क्वायर बाई आर माइनस वी स्क्वायर बाई आर कॉमन लिया, ठीक है। चलो देखें क्या आता है, कॉस वी टी बाई आर आई कैप प्लस साइन वी टी बाई आर जे कैप। आ रहा है?
और पता है इसी बहाने आपने फिर से प्रूफ कर दिया है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड v²/r होता है, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। चेक कर लीजिए। आप में से कुछ लोगों ने फिर से प्रूफ कर दिया है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड v²/r होता है। आप चाहें तो इसका डायरेक्शन भी देख सकते हैं। पता है कैसे? देखो, जब ये सर्कल बनाया ना बच्चों, तो इस सर्कल में ज़रा ध्यान देना, ये थीटा था, है ना, ये आर था। चलिए आर वेक्टर बताइए क्या होगा। आर वेक्टर को क्या लिखोगे? ये थीटा की वैल्यू पता है आपको, ठीक है, तो हम लिखेंगे आर कॉस थीटा VT/r था ना, कॉस VT/r आई कैप प्लस आर साइन VT/r जे कैप। तो आर कैप बोलो क्या होगा? आर कैप कॉस आर से डिवाइड कर दीजिए, VT/r आई कैप प्लस साइन VT/r जे कैप। ठीक, चेक करो आ रहा है क्या? माइनस आर कैप, माइनस साइन भी आ रहा है क्या? अरे यार, ये तो आ गया यार, -v²/r आर कैप। तो एक बार हमने फिर से प्रूफ कर दिया है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू टूवर्ड्स द सेंटर होगी, है ना, और मैग्नीट्यूड v²/r होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए साहब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है।